बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th विज्ञान एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए, यानी जो हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए ये वीडियो है। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों को बाइलिंगुअल यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि मैं पहले इसकी एक वीडियो बना चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अपघटन अभिक्रिया को, पूरे अच्छे से समझेंगे और इसका पोस्टमार्टम करेंगे। यानी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया इतने अच्छे समझ लेंगे कि उससे सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले साथियों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं, यानी जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे। हमारी जो यहाँ पे, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 1.2.2 वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो साथियों, आज हम इसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यही बताऊँगा कि एक मिनट मैं पेन को चूज़ कर लूँ और फिर मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम हमेशा रेड कलर को चूज़ करते हैं, क्योंकि रेड कलर बहुत अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि श्वेत प्रकाश वाइट कलर 7 कलर से मिलकर बना होता है। विबग्योर, बैनी, आह, पिनाला, VIBGYOR और आर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि रेड कलर का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, वेवलेंथ। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसको क्या बोलते थे भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनी डाउट, क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन मतलब एक सब्सटेंस टूट करके कई सब्सटेंस में बन जाए, यानी एक सब्सटेंस है उसको तोड़ा और कई में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन कराने के लिए हमें अगर किसी को तोड़ना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे अगर ये पेंसिल तोड़नी है तो एक एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर केमिकल्स टूट रहे हैं तो हमें एक क्या देना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, थर्मल के फॉर्म में हो सकती है, यानी थर्मल एनर्जी हो सकती है, या इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है, या फिर लाइट एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब हम एनर्जी देंगे तो वो सब्सटेंस टूट जाएगा, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसों में टूट जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं साथियों, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी हमेशा समझाने के लिए क्रियाकलाप करती है, एक एक्टिविटी करती है। यहाँ पे वही एक्टिविटी हम आपको समझाएंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस में ये दी हुई है। इस एक्टिविटी को मैं एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ से आपको वियोजन अभिक्रिया एकदम समझ में आएगी। तो एक्टिविटी क्या है भाई, एक शुष्क कथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है। क्या लेना है, शुष्क कथन नली क्या होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि ये बच्ची जो है, शुष्क कथन मतलब एक ड्राई बॉलिंग ट्यूब, एक ड्राई बॉलिंग ट्यूब में 2 ग्राम क्या लेना है, फेरस सल्फेट। हमें फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बता दूं क्या होता है, तुरंत याद कर लेंगे, FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ओके, इसको तुरंत लर्न करेंगे। तो एक हमें क्या लेना है, ड्राई बॉलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, यानी फेरस सल्फेट जब क्रिस्टल के फॉर्म में है तो .7H2O इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये फेरस सल्फेट है। और बच्चों, इस फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। यानी जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में है, यानी एक्टिविटी में हम क्या लेंगे, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे और क्रिस्टल हमको दिखाई देगा। क्रिस्टल किस कलर का दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो नोट कॉपी में ग्रीन कलर लिख लेंगे। ये एक्टिविटी हम करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते एक्टिविटी। यहाँ फिर मैं आपको समझा सकता हूँ, एक्टिविटी यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है।
तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान देना है, उसका रंग हम नोट कर लेंगे, क्या है, ग्रीन कलर का है। क्वथन नली को बर्नर या फिर स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करना है। तो जैसा कि फिगर में साथियों दिख रहा है, बच्चों दिख रहा है, साथियों मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं कंपटीशन की वीडियो बनाता हूँ, तो कंपटीशन मतलब मेरे एज के लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं उसको साथियों प्रोनाउंस करता हूँ, और अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं बच्चों बोलता हूँ। तो प्लीज़ इस पर आप ध्यान ना दें, मैं जो भी बोल रहा हूँ बस आप सुने, ठीक है, साथियों बोलूँ या फिर बच्चों। हाँ, क्वथन नली के बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, अब फिगर में ध्यान से देखिए, एक स्पिरिट लैंप दिख रहा है। इस स्पिरिट लैंप की ज्वाला में हमें क्या करना है, क्वथन नली को रखना है, यानी कि बॉलिंग ट्यूब को हमें फेरस सल्फेट को गर्म करना है, ठीक है। बस क्या लेना है, एक बॉलिंग ट्यूब में हमें फेरस सल्फेट को रख के उसे हमें गर्म करना है। गर्म करने के पश्चात हमें क्रिस्टल के रंग को देखना है। गर्म करने से पहले और गर्म करने के बाद क्रिस्टल के रंग को देखना है, बस इतना ही करना है। देखिए, जब हम यहाँ पे फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो उससे कुछ गैसेस निकलेंगी, और इन गैसेस से अपने मुंह को क्या करना है, दूर रखना है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, और उस पर धीरे धीरे हम गैस को सूंघ सकते हैं कि कौन सी गैस निकली है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुई है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि इतना सबको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? हाँ, जब हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो फेरस सल्फेट के रंग में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का था। सल्फर दहन के उत्पन्न अभिलक्षण गंध का आप सूंघ सकते हैं, यानी जब वो गैस निकल रही है तो गैस को सूंघ करके हम स्मेल कर सकते हैं, उसका ऑर्डर से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी गैस है। एक्चुअली में इस एक्टिविटी में बच्चों जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन क्या हुई है कि फेरस सल्फेट था सॉलिड फॉर्म में, और जब इसको गर्म किया गया तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर इसका चेंज हो गया, और साथ ही साथ में दो गैसेस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए एक सिंगल सब्सटेंट है, एक सिंगल सब्सटेंस है, यानी एक सिंगल अभिकारक है, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट है। एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके कई उत्पादों में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, यानी एक से तीन बने हैं। तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, इसका टूट रहा है, ये वियोजन हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है ये, वियोजन अपक्रिया है, इसको हम याद कर लेंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी क्या कहती है, मैं जूम करूँगा ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं इसको ध्यान से बड़े बड़े लेटर में पढ़ पाएंगे। ओके, हाँ, यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो रही है, प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, तो ओके, मैं एकदम स्क्रीन के बराबर इसको कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आपको पूरा समझ में आए। अब देखिए क्लियर है, अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, देखिए फेरस सल्फेट मैंने बताया जो क्रिस्टल फॉर्म में था, क्रिस्टल फॉर्म में क्या फॉर्मूला था, नोट डाउन करेंगे इसको, FeSO4.7H2O, ये था इसका फॉर्मूला, FeSO4.7H2O। क्लियर है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन यहीं से पूछती है कि FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल देता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्रिस्टल क्या करता है, जल को त्याग कर देता है और ये किसमें कलरलेस हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, किसमें भाई, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड क्या है, गैसेस हैं। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। ओके, ऊष्मा देने पर अब ये क्या हुई, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा दिया, और यहाँ पे ये एक्टिविटी के द्वारा एनसीईआरटी ने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाने का प्रयास किया। और एक और एग्जाम्पल दिया है, किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या कहता है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में
वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है क्या भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बच्चों? चूना पत्थर बोलते हैं। यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही, क्या बात है अभी? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं भाई? चूना पत्थर बोलते हैं। हाँ भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। और जब इस चूने पत्थर को हमने गर्म किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ में SO2 गैस निकली। क्या निकली भाई? SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित होना क्या है? ये प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। क्या भाई? ये प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग है सीमेंट का निर्माण होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखिए एक नया टर्म आया यहाँ पे, ऊष्मीय वियोजन। क्या आया बच्चों? ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? अगर डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है? ऊष्मा के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती। क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है? यानी कि डिकम्पोजिशन कब हो रहा है? यहाँ पे देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सर्कल कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन किसके थ्रू करा रहे हैं? हम ऊष्मा देकर करवा रहे हैं। लाइट में सनलाइट में ऊष्मा दे रहे हैं, तब ये वियोजित हो रही है। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। तो देखिए ये क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पे, एक्टिविटी 1.6। तो चलिए इस एक्टिविटी को ध्यान से समझते हैं। क्या है एक्टिविटी? एक कथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। क्या लेना है? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। चिमटे से कथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि 1.5 चित्र में दिखाया गया। यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हमें क्या करना है? ये हमें बर्नर की सहायता से गर्म करना है। क्या देखते हैं? यदि परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए हमने जब लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 का होल टॉयस, ठीक है, और इसको हमने क्या किया? इसको गर्म किया यानी तापन किया, तो किसमें? लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और NO2 और O2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये कितना? एक सब्सटेंस है और एक से कई सब्सटेंसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो क्या है भाई? यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन इसको हो रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ से फिर एग्जाम्पल समझाया गया है क्रियाकलाप 1.7 में। यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये समझेंगे क्रियाकलाप क्या कहता है कि यहाँ पे एक प्लास्टिक का मग लेना है और इसके तली में 2 छिद्र कर देना। क्या लेना है? प्लास्टिक का मग लेना है और इसके तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ की डॉट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि 1.6 में दिखाया गया है। जैसे ये यहाँ पे फिगर में साथियों दिख रहा है, ये फिगर आपको ध्यान से देखिए, मैं गोला कर रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको? फिगर में क्या दिख रहा है? एक मग लिया गया है और उसमें 2 छिद्र करके इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं और फिर इसको एक बैटरी के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए इलेक्ट्रोड डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल से भरी 2 अंशागत प्रणालियों को इलेक्ट्रोड से उल्टा करके रख दीजिए। फिर क्या करना है कि इसमें 2 परख नली रखनी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है, 2 परख नली को उल्टा करके हमें इसमें रख देना है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। फिर क्या करना है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी, क्योंकि ये बैटरी से जुड़ी हुई है। ठीक है,
इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, बैटरी से जुड़ी हुई है। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। आखिर कुछ देर बाद क्या होगा कि इसके जो परख नली है यहाँ पे ये कुछ गैसेस इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि ये भाई H2O है और H2O में जब हम करंट पास करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जिससे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी साथियों, अगर H2O है 2H2O है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, यानी डीकम्पोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ डीकम्पोजिशन कराने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। फिर इन दोनों परख नलियों को उठा करके यहाँ पे हम मोमबत्ती लाएंगे और मोमबत्ती देखेंगे उसकी जो लौ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन, एक में ऑक्सीजन होगा और एक में हाइड्रोजन होगा। तो ये एक्टिविटी में कुछ यही एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्रियाकलाप 1.8 में क्या है, चाइनाइड इसमें सिल्वर क्लोराइड लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इस चाइनाइड इसमें क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड रखा है भाई, इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा है। इस चाइनाइड इसमें क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड रखा है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, पहले इसका रंग देखना है और कुछ देर बाद इसका रंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है NCERT, आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। ठीक है, जब हमने सिल्वर क्लोराइड लिया AgCl और इसको सूर्य के प्रकाश में रखा तो ये 2Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार जब सूर्य में रखते हैं तो Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ऊपर दी गई अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये किस प्रकार का ऊर्जा के कारण वियोजन अपक्रिया हो रही है, तो ये ताप के कारण हो रही। तो आप देख क्या रहे हैं कि हमने देखा कि वियोजन अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए। ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा चाहिए, ठीक है, ऊष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए और या फिर विद्युत ऊर्जा चाहिए। इसको तोड़ कर इन तीनों की आवश्यकता के कारण हम क्या करते हैं, जो पदार्थ उनको तोड़ पा रहे हैं। और जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी मतलब एंडोथर्मिक, क्या बोलते हैं भाई, इसको ध्यान सुनेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें यहाँ डिकम्पोज करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और डीकम्पोजिशन होने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आई थिंक आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आया होगा एक्टिविटी के द्वारा। NCERT इन्हीं से क्वेश्चंस पूछती है। इन सभी रिएक्शंस को हमें ध्यान से समझ करके हमें याद करना है और आप लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें, मैं ज़रूर उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।